हरिओम। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी की अभी नोटिफिकेशन आया है जो पीएचडी और बीएड के एंट्रांस के लिए है। पीएचडी, बीएड और एमएड ये तीनों की एंट्रांस अभी होने वाला है, तो उसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। और यहाँ पर जो विषय हम डिस्कशन करने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको आसान हो। सबसे पहला तो हम इसकी डेट्स के बारे में देखेंगे कि डेट्स कौन कौन सी डेट्स में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसमें देखेंगे सीट्स कितने हैं, ठीक है, चाहे वो दोनों का बीएड का भी और पीएचडी का भी, दोनों साथ साथ देखेंगे सीट कितने अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर हम जो है सेंटर के बारे में बात करेंगे। सेंटर के कौन कौन से सेंटर आपकी नज़दीक कौन सा सेंटर होगा उसके बारे में बात करेंगे। और फोर्थ नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें जो अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करते समय आपका फ़ोटो कौन सा होना चाहिए, कैसे फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कितनी केबी का होना चाहिए, क्योंकि आप सब जब तैयारी करके रखेंगे तभी जा कर के आप अप्लाई करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। और ईमेल्स, आपको ईमेल कौन सा ईमेल देना चाहिए, ईमेल का क्या वैल्यू है, आगे चल कर के ईमेल में आपको क्या क्या वहाँ से बेनिफिट्स होगी, ईमेल से आपको क्या क्या वहाँ से संदेश मिलेगा, और ईमेल कितना इम्पोर्टेंट है। और मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। और मोबाइल नंबर कैसे, कौन सी मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, जो आपका प्राइवेट नंबर। कई बार क्या होता है, कई लोग कोई भी मोबाइल नंबर दे देते हैं और वो मोबाइल नंबर बाद में बंद भी हो जाता है, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मोबाइल नंबर के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करेंगे। और उसके साथ साइन, जो आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है, तो उसके बारे में बात करें, कितने केबी की होना चाहिए और वो सिग्नेचर कैसे क्लियरिटी होना चाहिए। और अप्लाई जब करेंगे तो सिग्नेचर आपको पूरे लाइफ टाइम, जब तक आप पीएचडी करें तब तक वो काम करेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि मॉडल क्वेश्चंस क्या होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम उसको नहीं कर पाएंगे। मॉडल क्वेश्चंस क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चन के पैटर्न, ठीक है। मॉडल क्वेश्चंस क्या होगा, कितने नंबर से क्वेश्चंस होंगे और उस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये हम बात करेंगे। और उसके लिए अगर आप बीएड की स्टूडेंट है, बीएड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, तो हम उसी के हिसाब से अगर अलग अलग करना होगा तो अलग अलग कर देंगे। और यदि आप पीएचडी की अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आप पीएचडी के लिए ये वीडियो चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा। ये जो ये फॉर्म दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, इसको मैंने पूरे डिटेल्स में पढ़ा हूँ। इसका जो लिंक है, इसको मैं अपलोड करके ड्राइव में, इसका लिंक मैं अब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और फिर आपको कोई विषय अगर उसमें समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम उसको आपको जो है रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसकी अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे और कुछ जानकारी चाहिए आपको वहाँ दिल्ली के बारे में, दिल्ली में रहने का, क्योंकि पीएचडी केवल एडमिशन एंट्रांस में क्लियर कर लेने से आपका पीएचडी नहीं हो जाएगा। वहाँ आपको जो है पूरे 3 साल के कोर्स होता है, तो 3 साल के कोर्स में आपको वहाँ पर 6 मंथ कोर्स वर्क होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोर्स वर्क कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आपका वहाँ जो पीएचडी करेंगे आप, तो 6 मंथ तो आपका कोर्स वर्क में चला जाएगा। उसके बाद फिर आप वहाँ पीएचडी करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या कैसे रहना पड़ेगा, कितना खर्चा आपको लेना पड़ सकता है पूरे कोर्स वर्क में, कोर्स वर्क किस तरफ की हो रहा है आजकल, ये सारे विषय हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और लास्ट में हम इसको आपका फॉर्म अप्लाई करके देखेंगे, बिल्कुल ऑनलाइन में, वेबसाइट में जा करके, ठीक है। तो इसलिए आप फॉर्म अप्लाई करते समय भी आप उसको देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो डेट्स दिया हुआ है अप्लाई करने की, जो डेट्स दिया हुआ है यहाँ पर, ऑनलाइन आवेदन की तिथि दिया गया है। देखिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि दिया गया है, तो वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है, अभी 2 दिन पहले शुरू हो चुका है। एक्चुअली वीडियो 2 दिन पहले आना चाहिए था, लेकिन कुछ एरर की वजह से जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ एरर आ रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम के कारण जो है हम इसको वीडियो को रोक दिए थे, ताकि हम कोशिश करें कि उस पोर्टल में जाके देखें, ट्राई करें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी 2 दिन गया तो 8 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो है यहाँ पर
अप्लाई कर सकते हैं 20/6 तक, ठीक है। अभी तो 8-5 मई चल रहा है, फिर मई जून तक, 20 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें नहीं कर पाते हैं तो हाँ, इसमें आपको कितना 1500 रुपया जो है आपको फीस लगेगा, किसमें, अगर 20 तारीख तक करते हैं तो। यदि आप 20 तारीख तक नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा जो है आपको फीस देना पड़ेगा, यानी आपकी 2500 रुपया आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। 2500 रुपया किसमें, यदि आप नेक्स्ट डेट में भरते हैं तो, ठीक है। 21 से लेकर के 30 तक उसका टाइम है, और विलम्ब शुल्क उसमें 2500 तक आपका पड़ जाएगा, अभी तो 1500 है, ठीक है। फीस हो गया ये। और उसके बाद जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तिथि है वो 9 तारीख को है, 9/7 को। और एग्ज़ाम जो है आपका कब होगा, ये अगस्त में होगा, 1 अगस्त को, रविवार पड़ेगा, ठीक है, 1 अगस्त को होगा। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 9/8/2021 को मिल जाएगा, यानी कि 9 तारीख को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका जो है डेट की, ठीक है, डेट का, या पूरे जो है पीएचडी इसका डेट का। इसका जो एग्ज़ाम्स की टाइमिंग होगा वो एक तो मॉर्निंग समय में होता है बीएड का, और इवनिंग यानी कि 2 से 4 बजे तक, इसमें डेट भी दिया होगा। ये प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि यदि आप दिल्ली से पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर दिल्ली से आप जो बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड तो 2 इयर्स की है, बीएड 2 इयर्स की है, बीएड 2 इयर्स की है। बीएड आपका 2 इयर्स की होता है, तो बीएड 2 इयर्स में आपको यहाँ रहने के लिए खुद की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल यहाँ पर बहुत ही मिलता ही नहीं है, हॉस्टल किसी को मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हॉस्टल यहाँ ज़्यादा छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है, बहुत ही कम छात्रों को, 1-2 छात्रों को मिलता है हॉस्टल, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है मंथली कितना खर्चा आ सकता है दिल्ली में एक रूम कम से कम जो है 4000 से लेकर के 6000 तक मिलता है, और उसमें आप 2 या 3 लोग रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टूडेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मंथली जो है आपको कितना खर्चा आ सकता है उसी हिसाब से आप देख लीजिए, कि मिनिमम जो है आपका खाने का लेकर के, उसी हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि 4000 से 6000 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इतना आपके पास खर्चा होना चाहिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो। और नहीं, आप पीएचडी की स्टूडेंट हैं तो पीएचडी में आपको क्या क्या हो सकता है, देखिए पीएचडी में तो सबसे पहले 6 मंथ की कोर्स वर्क होता है, ठीक है, जो कंपलसरी है। और पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार ऑनलाइन हुआ था ये सारी चीज़ें, तो इसलिए किसी छात्र को यहाँ दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, परंतु हमेशा ऑनलाइन तो होगा नहीं, और इसलिए दोनों तरफ से आपको तैयार रहना चाहिए, कि ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी, ठीक है। ऑनलाइन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए और ऑफलाइन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऑनलाइन होगा तो आपको जो है 6 मंथ की ऑनलाइन होगा, और वो सारी चीज़ें जो है आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर ऑफलाइन होता है क्लास, तो ऑफलाइन में आपको यहाँ रहना पड़ेगा, जो 6 मंथ की कोर्स वर्क में, और 75% इसमें जो है अटेंडेंस देना ही पड़ता है, नहीं तो आपको एग्जाम्स में बैठने नहीं देंगे, चाहे कोई भी यहाँ की स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी वो ईयर्स की हो, चाहे वो जो बीएड का हो, पीएचडी का हो, या फिर जो अन्य स्टूडेंट है उनके लिए भी 75% जो है यहाँ पर अटेंडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। 75 से अधिक होता है तो उसका आपका मार्क्स मिलता है, ठीक है। जैसे 80% आपने अटेंडेंस दिया किसी सब्जेक्ट में, उसमें 1 मार्क्स आपको मिलेगा। और कोर्स वर्क के बाद यहाँ पर जो है पीएचडी का जो है एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में भी आपको जो है एग्ज़ाम्स में भी आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर यहाँ का है, और पूरा 6 मंथ के आपका पूरा खर्चा यहाँ रहने के लिए, अगर अपलाइन होता है तो यहाँ रहने के लिए आप उसका खर्चा उठा सकें, तभी आपको फॉर्म यहाँ भरना चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्मों के भर के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ जितने भी और भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होती है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ रहेंगे तो आपको कोई नुकसान हो। यहाँ पर देखिए बीएड के लिए जो आपका बीए में कितने नंबर्स होना चाहिए, बीएड के लिए यहाँ पर 50% जो है अंक होना चाहिए संस्कृत में, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी संस्कृत में 50% नंबर रखें हैं तो बीएड आप कर सकते हैं। लेकिन जो पीएचडी के लिए है, पीएचडी के लिए यहाँ पर 55% है, ठीक है। 55% आपका होना चाहिए मार्क्स, किसमें, आचार्य या एमए में, ठीक है। और जो एससी है, एससी एसटी और ओबीसी, इनके लिए अलग से थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन रहता है। एससी एसटी के लिए तो 5% के है, और ओबीसी के लिए प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में।
यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है अनुसूचित जाति के लिए अन्य जो के लिए 5% जो है उनके लिए थोड़ा कम है, ठीक है। तो पर एंट्रेंस देना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात है, अगर आप जीआरएफ स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या है, आप जीआरएफ स्टूडेंट है, जैसे आप नेट क्लियर किए हैं तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है अलग से। अगर आप जीआरएफ स्टूडेंट है, ठीक है, तो जीआरएफ स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब सीट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीट जो है, यहाँ पर इतनी सीटें अभी अवेलेबल है। शिक्षा शास्त्री में 200 सीटें हैं, यानी कि बीएड में 200 सीटें, ठीक है। और शिक्षा आचार्य एमएड में 50 सीटें हैं और विद्या वारिधि में 171 सीटें हैं। अब एक तो 100 जो शिक्षा शास्त्री है उसके लिए तो बिल टोटल 200 सीटें हैं, उसमें कोई विषय की ये समस्या नहीं है। परंतु जो पीएचडी है, पीएचडी के लिए विषय की अलग अलग सीटें होती है, हर विषय की अलग अलग सीटें। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र बीएड यहाँ पर क्या होता है, 2 विषय से होता है, ठीक है। ये देखिए, ये पीएचडी का है, ये पीएचडी का है। पीएचडी जो है यहाँ पर 2 विषय से होता है, एक एजुकेशन से होता है, एक एजुकेशन से अलग से होता है, ठीक है। और दूसरा जो है बाकी जो सब्जेक्ट है, जो परंपरागत सब्जेक्ट है, जो साहित्य है, पुराण इतिहास है, इन सब में। तो जो शिक्षा शास्त्र है उसमें इस बार 97 सीटें हैं, ठीक है। पिछले साल इतना सीटें नहीं थी, पिछले साल 20 या 30 सीटें रहती थी हर साल। 2 बार जो अभी 2 साल से हम जितने जानते हैं तो 30 सीटें रहती थी। हमारे समय में भी यहाँ पर लगभग 20 या 30 सीटें थी। इस बार जो है 97 सीट निकाले हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा सीटें। हो सकता है इस बार नए प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई हो, इसलिए ज़्यादा सीटें हुए हैं। बाकी सब्जेक्ट में जो सीटें की संख्या है, देखिए यहाँ पर जो सीटें हैं, साहित्य है, साहित्य में आपका कितनी सीटें, 8 सीटें हैं। अगर आप साहित्य में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 8 सीटें हैं। साहित्य में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं देख लीजिए। पहले तो जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी से, जैसे संपूर्णानंद है, लाल बहादुर शास्त्री है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, यहाँ से जो आचार्य करके आए हैं उनका अगर साहित्य है तो वो इसी से कर सकते हैं। जैसे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तिरुपति यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो आचार्य करके आए हैं वो साहित्य में अप्लाई कर सकते हैं। अथवा जो एमए कर करके आए हैं मॉडर्न यूनिवर्सिटी से, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं साहित्य में। उनके लिए कई ऑप्शन है, वो तो किसी विषय में भी कर सकते हैं, परंतु वो साहित्य में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुराण इतिहास में ये पुराण इतिहास में कोई सीटें नहीं है। प्राकृत भाषा में इस बार बहुत सीटें निकाला गया है, प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो जो एमए कर करके आए हैं उनको अगर केवल पीएचडी करना है, वो विषय से कोई उनको ज़्यादा रुचि नहीं है कि कोई भी विषय में मिल जाए, लाल बहादुर शास्त्री में हम कर सकते हैं प्राकृत भाषा में, तो उनको प्राकृत भाषा में कर सकते हैं। प्राकृत भाषा में कोई आगे चल करके फ्यूचर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। प्राकृत भाषा में फ्यूचर्स है। आप बहुत सारे जो इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली में है, और ये इंदिरा गांधी कला केंद्र के बहुत सारे, हर स्टेट में एक एक ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पर ये प्राकृत भाषा के ऊपर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। प्राकृत भाषा के ऊपर रिसर्च किया जाता है। जैसे आपका कौन सा ब्राह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, इन सारे लिपियों को अगर आप सीख सकते हैं यहाँ प्राकृत भाषा में पीएचडी करके, इन लिपियों को आप अच्छे से सीख सकते हैं, तो इसके ऊपर आप जो है ये सारे इंदिरा गांधी कला केंद्र है, और भी बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है जहाँ पर इन जो शारदा लिपि की बहुत सारी जो लिपियाँ हैं, उन लिपियों में बहुत सारे ग्रंथ हैं संस्कृत में, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। उसके ऊपर भी जॉब निकलता रहता है। तो अगर आप पीएचडी करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च भी करेंगे, पढ़ेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे मटेरियल तैयार करेंगे, तो आपके लिए भी बेनिफिट है। प्राकृत भाषा करने से भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर आप मॉडर्न यूनिवर्सिटी से है तो प्राकृत भाषा में 19 सीट है, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको संभावना ज़्यादा है इसमें आपको मिलने की, ठीक है। और न्याय में 2 सीटें हैं, और सांख्य योग में कोई सीटें नहीं है। जैन दर्शन में इस बार काफ़ी सीटें निकाला गया है, जैन दर्शन में 12 सीटें निकाला गया है। तो आप अगर एमए करके आए हैं तो आप हो सकता है जैन दर्शन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एमए करने वाले हैं उनको किसी भी दर्शन से अप्लाई करने के लिए आसान होता है। सर्वदर्शन में 7 सीटें हैं, पिछली बार भी ऐसे 8 सीटें था, ठीक है। सर्वदर्शन में अगर आप परंपरागत है तो सर्वदर्शन में कर सकते हैं। मीमांसा में कोई सीट नहीं है, अद्वैत वेदांत में कोई सीट नहीं है। विशिष्टाद्वैत में 5 सीट है। विशिष्टाद्वैत में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मॉडर्न यूनिवर्सिटी के लिए वालों के लिए बहुत अच्छा है, मॉडर्न यूनिवर्सिटी वाले कर सकते हैं इसमें विशिष्टाद्वैत में अप्लाई। और वेद कर्मकांड ये 2 सीटें हैं। पौरोहित्य में 9 सीटें हैं।
जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है वो पौरोहित्य में तो कर सकते हैं, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी वाले उनको पौरोहित्य में भी कर सकते हैं, उनको उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वो अगर एंट्रांस में अच्छा नंबर्स लाए तो हो सकता है। व्याकरण में 2 सीटें हैं। ज्योतिष में इस बार जो है 8 सीटें निकाला गया है, ठीक है। ज्योतिष भी इसमें देखिए, ज्योतिष है, इसमें ज्योतिष भी अलग अलग होता है। फलित ज्योतिष है, ठीक है, सिद्धांत ज्योतिष है, 2 ज्योतिष है। वास्तुशास्त्र से कोई नहीं है, वास्तुशास्त्र अलग से डिपार्टमेंट है। तो इसमें जो ज्योतिष है इसमें भी 2 विभाग होता है, फलित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष। तो इस बार केवल एक ज्योतिष दे रखे हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह की यहाँ पर जो सीटें हैं वो 171 सीटें हैं, और 171 सीटें में से तो आपका 97 सीट तो आपका किस में चला गया, 97 सीटें आपका शिक्षा शास्त्र में चला गया। जो पीएचडी, जो बीएड करके जो पीएचडी, एमएड करके जो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए चला गया। तो बाकी जितने सीटें बचा उसमें से आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सीटें की संख्या है, और आगे हम डिस्कशन करते हैं। अब आगे आती है इसकी फीस की फीस है, फीस कितना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा फीस नहीं होती है। जैसे पीएचडी के लिए 5,350 रुपया, एक बार आप पीएचडी में फ़ीस जमा करेंगे तो आपको बार बार कोई फीस जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी आपको जो है लगभग 1600-1700 रुपया रिफंडेबल होता है, ठीक है। 1600 या 1700 रुपया आपको रिफंडेबल होता है, जो लाइब्रेरी में यूज करते हैं। लाइब्रेरी की कार्ड बनता है तो लाइब्रेरी के लिए आपको 5,350 से 1600 या कितने रुपये देना पड़ता है। वो आपको जब पीएचडी आपका समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप एप्लीकेशन करके वो पैसे आप वापस ले सकते हैं, ठीक है। और बीएड के लिए जो है आपका 5,500 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 2 साल में आपको 5,500 दोबारा जमा करना पड़ेगा। शिक्षा शास्त्र एमएड के लिए भी जो है 6,500 रुपया है, ये भी आपको 2 बार जमा करना पड़ेगा। शायद शिक्षा चार्ज 1 साल की होता है, 2 साल का देखना पड़ेगा इसमें। ये प्रोस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आरक्षित स्थानानी, ठीक है, यहाँ पर आरक्षित स्थानानी कौन सा कितना % है, अनुसूचित जाति इन सब के लिए जो दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आप ये प्रोस्पेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उस लगभग जो है 36वां पेज है उसको आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है, 36वां पेज। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ये परीक्षा केंद्र की है। 4 परीक्षा केंद्र रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 परीक्षा केंद्र, नई दिल्ली, वाराणसी, पुरी और तिरुपति, ये 4 परीक्षा केंद्र है। पिछले बार भी 4 परीक्षा केंद्र में परीक्षा हुआ था। पहले पिछले साल ऑनलाइन करने की कोशिश किए थे, परंतु ऑनलाइन सक्सेस नहीं हुआ। कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई उसमें, सर्वर डाउन हो गया था छात्रों की, जब टेस्ट लिया गया था एक दिन, तो फिर वो कैंसिल कर दिए। बाद में फिर इसी सेंटरों में परीक्षा हुआ था। तो इस बार भी इसी सेंटर में परीक्षा होगी। हाँ, यहाँ पर एक विषय मैं थोड़ा सा और 1 मिनट में बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर ये पीएचडी का शिक्षा शास्त्र जो है, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो पीएचडी का दोनों का एक साथ मिलता है, ठीक है। किस किस का, एक पीएचडी में भी 2 विभाग है ना, एक शिक्षा शास्त्र वाला और एक शिक्षा शास्त्र के अतिरिक्त, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा शास्त्र विषय छात्राणाम कृते, ठीक है। शिक्षा शास्त्र इतर छात्राणाम कृते यहाँ लिखा होना चाहिए, इतर लिखाना होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र इतर, शास्त्रेतर, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र से अतिरिक्त जो छात्र है, यानी कि शिक्षा शास्त्र से जो पीएचडी करें उनके लिए ये वाला नहीं है, ये शिक्षा शास्त्र वाले के लिए नीचे वाला है। तो ऐसे खंड हुआ, ए खंड, बी खंड, सी लिखा रहता है, उसमें ये लिखा रहता है प्रश्न पत्र में, तो उसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर केवल ये अंक देख लीजिए आप, कितने अंक की परीक्षा होती है। ये 200 अंक की परीक्षा होती है, उसके मॉडल क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको केवल ये जगह दिखा दिया कि यहाँ पर आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं। अब हम चलते हैं वेबसाइट में, और वहाँ पर देखते हैं कि वेबसाइट में कैसे हम वेबसाइट के लिए आप ये वाला लिख सकते हैं। देखिए, ये www.slbsrsb.ac.in, ये वाला आप नोट कर लीजिए, और ये सीधे आप वहाँ पर लिख सकते हैं गूगल क्रोम में जा कर के, ठीक है। और वहाँ से आपको डायरेक्ट जो है वो मिल जाएगा वेबसाइट। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कई बार टाइप किया हूँ तो ये आ गया, और इसमें देखिए आप SLB, ये आ गया मेरा पोर्टल। यहाँ पर देखिए ये आ गया। तो इसमें नीचे जाएंगे
तो आपको ये मिल गया, ये उसका जो वेबसाइट है। अब वेबसाइट में जाते हैं तो वेबसाइट में आप देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार के आपको आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला पर्सन, ये एडमिशन एंड फीस पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन वगैरह आप अलग है। तो एडमिशन एंड फीस पेमेंट, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे आप जो है पोर्टल में पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन फीस पेमेंट, और ये देखिए ये आपको सेकंड नंबर पर दिया गया है, ठीक है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य तिथियाँ ये सारे दिया गया है, और इसके नीचे आप चलेंगे, सीधे नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए ये एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये सारे नंबर्स दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये नंबर दिया गया तो इन्हीं नंबर पर आप कॉल करके भी बता सकते हैं उनको। जैसे कभी कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो एरर आ रहा है तो अब इनको यह इसी नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन चैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सपोर्ट नंबर दे रखे हैं, इसी नंबर पर आप कॉल करेंगे तो ये आपको कॉल उठाएंगे और आप उनको बता सकते हैं कि क्या क्या एरर आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनको मैं जानता हूँ, वो अप्लाई कर रही थे, परंतु उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। बाकी सब तो एप्लीकेशन भर लिए उन्होंने, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप इनको कॉल करके दिन में आप बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये फिर उसका सॉल्व करेंगे। अब आप अप्लाई नो में जाते हैं, ये देखिए ये आपको नया पोर्टल में ला करके दे दिया, ठीक है। अगर आप जैसे एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो दोबारा आप जब उसके लिए जाएंगे तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो आपका, और ये कैप्चा डालेंगे तो आप लॉगिन करके फिर जा सकते हैं। फिर उसमें जैसे मान लीजिए अभी अप्लाई करते हैं, अभी अप्लाई किए, आपने फॉर्म वगैरह सारे डिटेल्स भर दिए, परंतु आपका पेमेंट नहीं हो पाया। जब दोबारा आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन यूजर, इसको क्लिक करके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिए, ठीक है। ईमेल आईडी डालिए और फिर पासवर्ड डालिए और फिर यहाँ पर एक कैप्चा भर के फिर लॉगिन करेंगे तो आप जो है वहाँ पर फिर उसी पोर्टल में पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपने डिटेल्स भरे हैं, ठीक है। तो ये भरने से पहले मैं आपको भरता भी जाऊँगा और बताता भी जाऊँगा, देखते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, तो यहाँ पर आप नेम भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेम भर देता हूँ, मैं एक डमी नेम भर रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट में इसको वीडियो को थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पर ये डमी भर दिया है, और ठीक है यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर भर दिया, ये सारी चीज़ें भर दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये पीएचडी आप सिलेक्ट कर सकते, पीएचडी बीएड एमएड, पीएचडी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप किस सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं, जैसे कोई एजुकेशन से तो एजुकेशन कर सकते हैं, विशिष्ट अद्वैत वेदांत से तो विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत वेदांत तो अद्वैत वेदांत, ठीक है। यहाँ साहित्य है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भर करके फिर आगे जो है इतने ही यहाँ पर है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भर के आप देखिए यहाँ पर जो ईमेल भरा जाता है, ईमेल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ईमेल से आपको आगे चल करके सारे इन्फॉर्मेशन ईमेल से मिलेगा, इसलिए आप ओरिजिनल ईमेल आईडी डालिए, आपका जो ओरिजिनल ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और मोबाइल नंबर आप उसी मोबाइल नंबर को ऐड करिए जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर हो और उसमें व्हाट्सएप भी हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, एंट्रेंस में आप क्लियर कर गए, और आपको ईमेल पे भी वो मैसेज भेजते हैं और मोबाइल नंबर पर भी मैसेज भेजते हैं, ठीक है। परीक्षा से पहले भी आपको डिटेल्स मोबाइल नंबर पर भेजते हैं, ठीक है। तो हो सकता है व्हाट्सएप पर भी भेजें, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, और आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो जैसे ही आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे तो आपको मोबाइल की व्हाट्सएप नंबर से ही सारी चीज़ें भेजा जाएगा। ऑनलाइन आगे जो ऑनलाइन आपका इस बार तो ऑनलाइन होने की संभावना ज़्यादा है, जो इंटरव्यू वगैरह ऑनलाइन होने की, ठीक है। इंटरव्यू जब ऑनलाइन होगा तो इंटरव्यू के सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो व्हाट्सएप से जुड़ा होना चाहिए, व्हाट्सएप होना चाहिए उसमें, ठीक है। दो चीज़ ध्यान रखें। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसमें इसके बाद जो है ये सारे प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ये दो चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा।
ठीक है। और उसमें आपको मार्क्स वगैरह ही भरना पड़ेगा जो आपकी मैं अभी ये भर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई स्टूडेंट है नहीं जिनका मैं भर सकूँ, तो इसलिए मैं आपको केवल ये डमी दिखाया कि क्या क्या भरना चाहिए। तो आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आप जानते हैं, जैसे यूजीसी नेट की आप परीक्षा देते हैं तो यूजीसी नेट में आपको पता है कितने पासपोर्ट साइज कितना होना चाहिए, 40 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर भी 30 KB तक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे मान के चलिए कि आप लगभग जो है 30 KB तक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो सिग्नेचर के लिए तो आपको एक सिंपल पेपर लीजिए, उसको उसमें साइन कर लीजिए, और साइन करके वो साइन आपका पूरे लाइफ टाइम काम में आएगा, ध्यान रखिए। वो साइन आप अच्छे से करिए जिससे जो कि आपको वो बार बार वो सही सिग्नेचर आपको बदलना ना पड़े, ठीक है। वही सिग्नेचर आपका आगे चल कर काम में आएगा। जो भी सिग्नेचर आप यहाँ करेंगे, अपलोड करेंगे, उसी को आगे जब आप सिग्नेचर करके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उसमें आपका वही सारी चीज़ें चलेगा, ठीक है। और फ़ोटो भी वही लगाइए जो आपको प्रेजेंट में जो फ़ोटो है आपके पास, वर्तमान की फ़ोटो आप लीजिए। जैसे 5-6 महीने के अंदर आपके फ़ोटो नहीं, तो फिर क्या होता है आपका फ़ोटो मैच नहीं करेगा, परीक्षा हॉल में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर एक फ़ोटो लेके आप ज़रूर जाइए, 1 या 2 फ़ोटो लेके ज़रूर जाइए, ठीक है। तो ये आपका एडमिट कार्ड में सब लिखा रहता है और सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये प्रोस्पेक्ट आपको जो है यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक यहाँ पर दे देंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 9898914495, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको और भी जो जानकारी चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे काफ़ी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, लगभग 26 मिनट का है। तो इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। हाँ, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे वीडियो है यूजीसी नेट की। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल से या फिर मॉडर्न से भी कर रहे हैं, जैसे 25 कोड या फिर 73 कोड से, तो बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे साहित्य में अलंकार आदि है, ये सब 73 कोड की है, परंतु फिर भी आप 73 कोड की अतिरिक्त जैसे तर्क संग्रह की यहाँ पूरा सीरीज है जो हमने तर्क संग्रह की व्याख्या आपको दे सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीक़ा से हमने समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप इन सब वीडियो को भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पूरे के पूरे वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे विषय आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई नया विषय के बारे में जानकारी भी चाहिए, कोई नया कंटेंट है जिसको आप समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी आपको अध्ययन करा दें, ठीक है। ये सारे बहुत सारे वीडियो है, पूरे के पूरे सिलेबस यहाँ पर जो है कम्प्लीटली पढ़ाया गया है, और इन सारे आपको अध्ययन करके आप यूजीसी नेट में आपको काफ़ी मदद मिल सकता है 73 कोड से। और 25 कोड की भी हम अभी शुरू करेंगे। जो जो विषय है उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको छात्रों को आवश्यकता है, तो कोशिश हमारे यही रहेगा। अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम के कारण हम उनको शुरू नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम इसको प्रिपरेशन करें। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और आप अपने मित्रों को ये ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल के बारे में भी आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये जो विषय है वो नए नए छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी हम व्याकरण की भी क्लास शुरू करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।